नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी केंद्र में। आज आप सुनेंगे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का तीसरा अध्याय, स्वामी की दादी मां। सामने के हॉल और खाने के कमरे के बीच के अंधेरे रास्ते में स्वामी की दादी मां अपना सारा साजो सामान लिए रहती थी। सामान में था 5 दरियों को मिलाकर बनाया बिस्तरा, 3 चादरें, 5 तकिए, जूट का बना एक चौकोर बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा डब्बा जिसमें कुछ सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी रखी थी। रात के भोजन के बाद स्वामी दादी की गोद में सिर रखकर उससे बिल्कुल चिपटकर आंखें बंद कर लेता तो इलायची और लौंग की मिली जुली हल्की खुशबू के बीच उसे बहुत अच्छा लगता। अरे दादी, वो जोर से कहने लगा, तुम्हें पता है राजम कितना अच्छा लड़का है। उसने दादी को राजम और मणि की दुश्मनी और इसके बाद हुई दोस्ती की पूरी कहानी सुनाई। तुम्हें पता है, वो बोला, राजम पुलिस वाली वर्दी पहनता है। अच्छा, दादी ने ताज्जुब से कहा, लेकिन क्यों? उससे पुलिस की वर्दी की क्या जरूरत है? उसके पिताजी पुलिस सुपरिटेंडेंट है ना, वो यहां सारे सिपाहियों के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी इस बात से बड़ी प्रभावित हुई। उसने कहा कि तब तो उनका दफ्तर भी बहुत बड़ा होगा। उसे पुराने दिन याद आए जब उसका पति, स्वामी का दादा, बड़ा ताकतवर सब मजिस्ट्रेट हुआ करता था और उसके दफ्तर में पुलिस के लोग कांपते नजर आते थे और खतरनाक से खतरनाक डाकू भी भाग खड़े होते थे। स्वामी अपने दादा की कहानी उत्साह से सुनता रहा, लेकिन कहानी खत्म ही नहीं होती थी। दादी बार बार उन्हीं घटनाओं को एक दूसरे में गड्ड मड्ड करके उल्टे सीधे शब्दों में सुनाती चली जा रही थी। दादी, अब खत्म करो, स्वामी ने घबरा कर कहा। मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ और बताता हूं। तुम्हें पता है उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? उसे तो पूरे नंबर मिलते होंगे, है ना स्वामी? दादी ने कहा। अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। अच्छे हैं ये, और तुम्हें भी उसी के बराबर नंबर लाने की कोशिश करनी चाहिए। तुम्हें बताऊं, तुम्हारे दादा अक्सर अपने जवाबों से इम्तिहान लेने वालों को भी परेशान कर देते थे। दूसरे लोग जितने वक्त में किसी सवाल का जवाब देते, उससे 10वें समय में वो जवाब दे देते, और उनके जवाब इतने जोरदार होते थे कि अक्सर उनके टीचर 200 नंबर उनको दे दिया करते थे। उन्होंने जब इंटर की क्लास पास की तो उन्हें बहुत बड़ा मेडल इनाम में मिला था। मैंने सालों उसे लॉकेट के तौर पर पहना, और कब उतारा मैंने उसे? हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, जब तुम्हारा बाप पैदा हुआ। हाँ, सौरी के 10वें दिन। अरे नहीं, मेरी बात ठीक थी, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। अब कहाँ है वो मेडल? हाँ, मैंने उसे तुम्हारी बुआ को दिया और उसने उसे गला कर सोने की 4 चूड़ियां बनवा ली। बेवकूफ थी वो, और चूड़ियां भी कितनी पतली। मैं हमेशा उसे घर में सबसे बेवकूफ मानती रही हूं। बस करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां दोहरा रही हो। तुम राजम के बारे में नहीं सुनोगी? जरूर सुनूंगी बेटा। दादी, जब राजम बहुत छोटा था तभी उसने एक चीते को मार गिराया था। अच्छा, बड़ा बहादुर था वो। तुम मुझे खुश करने के लिए कह रही हो, इस बात पर तुम्हें यकीन नहीं हुआ है ना? फिर स्वामी ने ये पूरी कहानी सुनानी शुरू की। राजम के पिता जंगल में डेरा डाले हुए थे कि अचानक 2 चीते उनके ऊपर चढ़ आए, और एक ने पीछे से पिता पर हमला कर दिया। दूसरा राजम के पीछे दौड़ा, जो भागकर एक झाड़ी में छिप गया और बंदूक से चीते को मार डाला। अरे दादी, तुम तो सो गई। कहानी खत्म करते हुए स्वामी ने कहा, मैं कहां सो रही हूं, तुम्हारी कहानी सुन रही हूं। अच्छा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेता हूं। बताओ, कितने चीतों ने कितने लोगों पर हमला किया? 2 चीते थे जो राजम के पीछे दौड़े थे, दादी ने जवाब दिया। दादी की गलती पकड़कर स्वामी उससे गुस्सा हो उठा। मैं तो तुम्हें बड़ी जरूरी बातें बता रहा हूं और तुम हो कि अपनी फिजूल की कहानियों में लगी हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा।
मैं जानता हूं तुम क्यों नहीं सुनना चाहती, तुम राजम से नफरत करती हो। अरे बेटा नहीं, हरगिज नहीं, राजम तो बहुत अच्छा लड़का है, दादी ने जोर देकर कहा। हालांकि उसने राजम को कभी देखा ही नहीं था। स्वामी ये सुनकर खुश हो गया। फिर उसे एक दूसरा शक हुआ। दादी, तुम्हें शायद चीते की बात पर यकीन नहीं हुआ। नहीं, मुझे इस घटना पर पूरा विश्वास है, दादी ने ढांढस बंधाते हुए कहा। स्वामी ने अब उस पर यकीन कर लिया, लेकिन फिर भी चेतावनी देते हुए कहा, जो भी मुझे झूठा कहेगा उसे मैं मार दूंगा। दादी ने उसकी इस भावना की तारीफ की और फिर कहा कि अब वो उसे हरिश्चंद्र राजा की कहानी सुनाएगी, जिसने सत्य बोलने के कारण अपना राज्य खो दिया, बीवी और बच्चा भी खो दिया। हालांकि बाद में उसे सब कुछ वापस मिल गया। कहानी सुनाते सुनाते बीच में ही स्वामी की नाक बजने लगी और इसके फौरन बाद दादी ने भी खर्राटे लेना शुरू कर दिया। शनिवार की शाम थी। शनिवार और रविवार चूंकि कई दिन के इंतजार के बाद आते थे, इसलिए स्वामी को यह दिन दादी और मां के साथ बात करने में या गुणा भाग के सवाल करने में बिताना ठीक नहीं लगता था। हालांकि पिताजी का यह निश्चित आदेश था कि शनिवार का दिन स्वामी यार दोस्तों के साथ घूमने फिरने में न बिताए और घर में बैठकर स्कूल का सारा काम निपटाए, लेकिन वो इसका पालन कभी नहीं कर पाता था। स्वामी अपने पढ़ने के कोने में किताबों के सामने बेचैन बैठा इंग्लिश रीडर की एक कविता का अर्थ समझने की कोशिश कर रहा था। पिताजी आईने के सामने खड़े सिर पर पगड़ी बांध रहे थे। पगड़ी बांधकर उन्होंने सिल्क का कोट पहना, अब सिर्फ चश्मा लगाना रह गया था। स्वामी बड़े ध्यान से उन्हें यह सब करते देखता रहा। चश्मा भी लगा लिया गया, अब सिर्फ घड़ी लगाना बाकी था। स्वामी खुश हुआ। घड़ी लगाने के बाद पिताजी कचहरी चले जाएंगे। मां भीतर से एक हाथ में पानी का गिलास और दूसरे में पान सुपारी तश्तरी में रखकर लाई। पिताजी ने पानी पिया और पान के लिए हाथ बढ़ाया। मां ने उन्हें कुछ सुपारी के टुकड़े और करीने से बांधे कई पान दिए। पिताजी ने सब मुंह में डाल लिए और बड़े संतोष के साथ धीरे धीरे उन्हें चबाने लगे। स्वामी जोर जोर से बा बा ब्लैक शिप की कविता पढ़ने लगा। पिताजी ने सुंघनी की छोटी सी चांदी की डिब्बी को जेब में टटोला और धब्बेदार रुमाल से, जो घर का सबसे गंदा कपड़ा था, अपना मुंह साफ किया। फिर अपना छाता बगल में दबाया और यही उनके निकलने का आखिरी संकेत था। स्वामी ने किताब बंद की और खड़ा होने को हुआ। पिताजी कमरे से बाहर पैर रख चुके थे। तभी स्वामी ने अपने पैर फिर मेज के नीचे कर लिए। मां पिताजी को रोक कर कह रही थी, मुझे कुछ छुट्टा चाहिए, आज दर्जी आ रहा है, 4 दिन से पीछे पड़ा है, उसे कल आने को कहना, पिताजी बोले। लेकिन मां ने जिद की तो वे भीतर आए, अलमारी खोली, चाबी ढूंढी और पैसों की दराज खोलकर कुछ सिक्के निकालकर मां को पकड़ा दिए। फिर दराज को ठीक से बंद करके शीशे के सामने खड़े होकर पगड़ी फिर ठीक की। फिर सुंघनी से नाक लगाकर सांस खींची, रुमाल से नाक साफ की और तेजी से बाहर निकल गए। स्वामी ने चैन की लंबी सांस ली। कुंडी बंद कर लेना, सड़क से पिताजी की आवाज आई। फिर कुंडी की कड़क सुनाई दी। स्वामी खिड़की पर खड़ा पिताजी को सड़क पर जाते और अगली सड़क के नुक्कड़ पर मुड़ते देखता रहा। फिर वो भी अपने कमरे से बाहर आ गया। मां किचन में रसोइये को शाम की कॉफी के लिए आदेश दे रही थी। दादी अपने बिस्तर पर बैठी सब देख रही थी। उसे देखते ही जोर से बोली, यहां आओ बेटा। मैं अब नहीं आ सकता, वक्त नहीं है। अरे आओ बेटा, मैं तुम्हें पैसे दूंगी, दादी ने मिन्नत की। लेकिन स्वामी इसकी भी उपेक्षा करके बाहर निकलने लगा। कहां जा रहे हो तुम? मां ने पूछा। मुझे कहीं जाना है, स्वामी ने गंभीर बनते हुए जवाब दिया। इतनी धूप में घूमने फिरने जा रहे हो? नहीं तो, उसने जवाब दिया। इस तरह घूमोगे तो बुखार आ जाएगा। नहीं मां, मैं घूमने नहीं जा रहा हूं। पिताजी ने कहा है कि तुम छुट्टी के दिन घर पर ही रहा करो। कहा है, लेकिन मेरे ड्राइंग मास्टर ने घर पर बुलाया है। फिर उसने कुछ चिढ़ते हुए कहा, अगर मैं ड्राइंग में फेल हो गया तो तुमको खुशी होगी? स्वामी ग्रोव स्ट्रीट चलकर अगली सड़क से दाईं ओर मुड़ा। फिर अबू लेन पार कर एक छोटे से साधारण मकान के सामने खड़े होकर सीटी बजाई। कुछ क्षण इंतजार किया, फिर दूसरी सीटी बजाई। कुंडी खड़की, दरवाजा जरा सा खुला और मणि ने बाहर मुंह निकाल कर कहा, बेवकूफ, मेरी चाची घर में है, भीतर मत आना, वहीं जाकर मेरा इंतजार करो। स्वामी वहां से हट गया और निश्चित स्थान पर पेड़ के नीचे खड़ा इंतजार करने लगा। आसमान में सूरज तप रहा था, नीचे सड़क खाली थी। गटर के पास एक गधा खड़ा बहते पानी में अपनी परछाई देख रहा था। एक गाय केले का बड़ा सा पत्ता खाने में लगी थी।
थोड़ी देर में मणि भी वहां आ पहुंचा। राजम के पिता लॉली एक्सटेंशन में रहते थे। ये नाम मालगुडी क्षेत्र के पुराने अंग्रेज इंजीनियर सर फ्रेडरिक लॉली से इसे प्राप्त हुआ था। यहाँ 50 साफ सुथरे बंगले थे जिनमें ज्यादातर सरकारी अफसर रहते थे। इन घरों से थोड़ी ही दूर पर त्रिचनापल्ली जाने वाली बड़ी सड़क गुजरती थी। स्वामी और मणि बहुत सकुचाते हुए राजम के घर जाने वाले रास्ते पर बढ़ने लगे। एक सिपाही उन्हें देखकर चिल्लाया, रुको, और दौड़कर उनके पास आ गया। स्वामी डर गया और घर लौटने को तैयार हो गया। उसने मणि से कहा कि सिपाही से बात करे। सिपाही ने पूछा कि वे यहां क्या कर रहे हैं। मणि ने बेपरवाही दिखाते हुए कहा, हम राजम से मिलने आए हैं, उन्होंने हमें बुलाया है, घर पर हैं। ये सुनते ही सिपाही नम्र हो आया और इज्जत से उन्हें राजम के कमरे तक पहुंचा आया। स्वामी और मणि को लगा कि कमरा काफी बड़ा है। उसमें कई कुर्सियां थीं, सचमुच की कुर्सियां, और एक बड़ी मेज जिस पर उसकी किताबें करीने से सजी थीं। लड़कों को जिस चीज ने सबसे ज्यादा आकृष्ट किया वो थी मेज पर रखी घड़ी। इतने छोटे लड़के के पास उसकी अपनी घड़ी भी थी। सचमुच उसके पिता बड़ी शानदार हस्ती होंगे। तभी राजम कमरे में आया। वो जानता था कि दोस्त उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ और मिनट इंतजार कराना चाहता था, क्योंकि उसने देखा था कि उसके पिता भी यही करते हैं। इसलिए वो बगल के कमरे में कुछ मिनट खड़ा नाखून चबाता रहा। जब उसे खुद ज्यादा इंतजार कराना भारी पड़ने लगा, तब वो एकदम सामने आकर खड़ा हो गया। अरे बैठो तो, तुम अभी तक खड़े ही हो। उन्हें खड़ा देखकर वो जोर से बोला। थोड़ी ही देर में वे घुल मिलकर आपस में बातें करने लगे। स्कूल की बातें, दोस्तों और टीचरों की बातें, घर पर माता पिता की बातें, खेल कूद और अपने खिलौनों की बातें। राजम उन्हें एक अलमारी के पास ले गया और उसे खोल दिया। खिलौना मोटरें और रेलगाड़ियां, जादुई लालटेन और उसकी तस्वीरें, बड़ी बड़ी तस्वीरों वाली किताबें और न जाने क्या क्या सैकड़ों चीजें। मणि को जो चीज बहुत पसंद आई वो थी कोने में रखी हवाई बंदूक। राजम ने उन्हें जो चीजें चाहे उठाने धरने की छूट दे दी थी। जरा देर में स्वामी एक रेलगाड़ी कमरे में चारों तरफ दौड़ाने लगा। मणि धनुष हाथ में लेकर सामने की दीवार पर तीर चलाया जा रहा था। जब थक गया तब बंदूक उठाकर उसके छर्रों से कमरों की चीजों पर वार करने लगा। तुम्हें किसी को भूख तो नहीं लगी है? राजम ने अचानक पूछा। अरे नहीं, दोनों ने बेमन से जवाब दिया। सुनो, राजम ने आवाज लगाई और एक सिपाही भीतर आया। जाकर महाराज को बोलो कि हम तीनों के लिए कॉफी और नाश्ता लाए। जिस अधिकार और शांति से राजम ने यह आदेश दिया, उससे दोनों चकित रह गए। शीघ्र ही महाराज नाश्ते से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर कमरे में आया और मेज पर उसे लगाने लगा। राजम ने सोचा कुछ शान दिखाई जाए। अरे इसे मेज से हटाओ तुम, वो जोर से बोला। महाराज ने जल्दी से प्लेट हटा ली और उसे कुर्सी पर रखने लगा। अरे गधे, इसे वहां क्यों रख रहे हो? वहां से हटाओ इसे। तो फिर कहां रखूं इसे राजू? महाराज ने धीरे से सवाल किया। राजम गुस्से में भर उठा, चिल्लाकर बोला, बदमाश, मेरी बात का जवाब देते हो? महाराज ने मुंह सिकोड़ा और कुछ भुनभुनाया। इसे मेज पर करीने से रखो, राजम ने आदेश दिया। महाराज ये करने लगा पर धीरे से बोला, इस तरह बोलोगे तो मैं मां से कह दूंगा। जाओ कह दो, मैं परवाह नहीं करता, राजम ने जवाब दिया। अब उसने कप पर नजर डाली और कहा, ये तो बहुत गंदा है। महाराज ने पूरी प्लेट उठा ली और ये कहते हुए चलने लगा, नाश्ता चाहिए तो किचन में आकर खुद ले जाओ। राजम के लिए ये बड़ी चोट थी। दोस्तों के सामने ऐसा अपमान। वो कुछ मिनट चुप बैठा रहा, फिर जबरदस्ती की हंसी हंसकर कहने लगा, नालायक, कैसा बदमाश है। अच्छा जरा रुको। ये कहकर वो भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद वो खुद प्लेट हाथों में लेकर आया। उसके दोस्त उसकी इस हार को देखकर परेशान हो रहे थे। जाहिर था कि वो महाराज को झुका नहीं पाया है। राजम सोच रहा था कि उसने महाराज को गोली क्यों नहीं मार दी, और मणि चाहता था कि महाराज को कुछ मिनटों के लिए उसके हवाले कर दिया जाए। लेकिन राजम ने यह कहकर सबको शांत कर दिया, मैंने किचन में जाकर महाराज को ऐसी चोट दी कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा है, इसलिए मैं नाश्ते की प्लेट खुद लेकर आया हूं। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे साहित्य अकादमी से पुरस्कृत मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण का लिखा उपन्यास स्वामी और उसके दोस्त का तीसरा अध्याय, स्वामी की दादी मां।